नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में मतदान ने रफ्तार पकड़ ली है और रफ्तार पकड़ी क्या, सुबह से ही शुरुआत ही बिल्कुल थर्ड गियर में हुआ है। ये थर्ड गियर में जो मतदान सीधे शुरू हुआ हरियाणा में, अब चौथे पांचवें गियर की तरफ बढ़ रहा है। इसके पीछे हमने हरियाणा में कुछ लोगों से बात की और बात करने के बाद कहा अब इस पे चर्चा जरूरी है। दरअसल किसान आंदोलन ने हरियाणा में इस बार मतदान की पूरी तस्वीर पलट दी है। वही किसान आंदोलन जिसमें शरीक होने वाले किसानों को हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे खट्टर किसान नहीं मानते हैं। वही किसान आंदोलन जिसने मोदी और शाह को पसीना छुड़ा दिया था और आज 5 अक्टूबर को फिर पसीना पसीना कर दिया है, क्योंकि गांव में हरियाणा में जो मेरे पास वोटिंग पैटर्न आ रहा है, इसीलिए कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं कि जो वक्त बचा है मतदान में, ये कार्यक्रम देखिए और बचे खुचे लोग भी घर से निकल जाइए। जो वोटिंग पैटर्न हमारे पास आ रहा है उसमें जो बिल्कुल शहरी क्षेत्र है, जिनको मैं कहता हूं कि वो घरों में बैठ करके एसी में और वहीं पर विश्वगुरु बनाते हैं देश को, और वहीं बैठ करके बताते हैं कि किसान असली है या नकली, हिंदुस्तानी है खालिस्तानी है। वहां कमरों में बैठ के एसी में बैठ के वो अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान देते रहते हैं। उन इलाकों को छोड़कर बम्पर मतदान हो रहा है। गुरुग्राम में 17% मतदान आखिरी जब हमारे पास आंकड़ा आया तब तक हुआ था, और पंचकुला में तो और भी कम, वहां पर 13% के आसपास था। जितना किसान बाहुल्य इलाका है, जींद जो बेसिकली सियासत की या सियासी राजधानी हरियाणा की कही जाती है, किसानों के जितने आंदोलन होते हैं, कई बार मतलब अक्सर पुराने आंदोलनों का जो कहते हैं शुरुआती स्थल, उद्गम स्थल, वो जींद रहा है, खाप और किसान का। जींद में पोलिंग परसेंटेज आखिरी जो हमको मिला वो 27.2% था, मतलब 28% करीब था। सोचिए, ऐसे जितने इलाके हैं वहां पर पोलिंग परसेंटेज 25 क्रॉस कर चुका है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भाई आज पोलिंग के दिन भी दिल्ली में मोदी शाह के पसीने छुड़वा दिए इस किसान आंदोलन ने, तो चर्चा तो बनती है। हमारे साथ गुरप्रीत सिंह संघा साहब हैं, किसान मजदूर मोर्चा से हैं और बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं इस किसान आंदोलन के। जहां जहां मैं जाता हूं अक्सर वो मंच पे मौजूद मिल जाते हैं, क्योंकि मैं भी फॉलो करता रहता हूं, पीछा करता रहता हूं किसान आंदोलन को। हमारे साथ केदार सिरोही साहब हैं। केदार सिरोही साहब, जब किसानों के हक हुकूक की बात होती है तो इनका नाम बड़े ऊपर लिखा जाता है। ये भी किसान आंदोलन और किसानों की जो जायज मांगों के अगर मजबूत स्तंभ कहे जाए या प्रहरी कहे जाए तो उसमें से केदार सिरोही साहब भी है। मैं सीधा पहले सांगा साहब के पास चलता हूं, क्योंकि उनसे थोड़ा मतदान का हाल चाल भी ले लूंगा। और ये क्या भाई, आप लोगों ने 5 अक्टूबर की तारीख तय कर रखी थी क्या कि इसी दिन मोदी शाह के पसीने छुड़ाएंगे? अब तो सर्दियां आ रही हैं धीरे धीरे। इतना बम्पर पोलिंग परसेंटेज जो किसान बाहुल्य क्षेत्र हैं या खासकर ग्रामीण हरियाणा, वहां पर ये पोलिंग परसेंटेज क्या संकेत दे रहा है? क्या किसानों ने पहले से तय कर रखा था कि 5 अक्टूबर को करेंगे हिसाब? आशीष जी नमस्कार, सभी साथियों। केदार जी नमस्कार। आशीष जी, ये चुनाव ऐसा हर 10, 15, 20 साल में एक आधा चुनाव ऐसा आता है जिसमें जिम्मेदारी मान लेता है वोटर अपनी। कई बार रूटीन के चुनाव निकल जाते हैं, कई बार जिम्मेदारी वाले चुनाव आते हैं। इस चुनाव के अंदर जैसे 2014 में हमने देखा जब मोदी साहब बड़ी बम्पर वेव के साथ आए थे, उस वक्त उनकी फेवर में एक जिम्मेदारी मान के हर किसी को विश्वगुरु बनाना था, हर किसी को देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना था, किसी को उखाड़ फेंकना था। तो वैसा ही चुनाव कुछ प्रतिशत तक लोकसभा में भी हुआ, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के अंदर तो लोगों ने एक जिम्मेदारी सी मान ली है इस चुनाव को अपनी। मैं जानता हूं पर्सनली ऐसे लोगों को सैकड़ों की तादाद में, जो विजयवाड़ा से, बेंगलोर से 8-8, 9-9 लोग काम की छुट्टी भी नहीं कर सकते, बाय एयर आ रहे हैं और एक एक वोट देके जा रहे हैं। ये पहले हम सरपंची के चुनाव में देखते थे जो स्पॉन्सर्ड होती थी टिकटें, लेकिन ये विधानसभा चुनाव में अपनी पैसों से खर्च करके 10-10 हजार रुपया लोग वोट देने आ रहे हैं। तो ये एक जिम्मेदारी वाला चुनाव हो गया है जिसके अंदर जो किसान पक्ष है,
किसान पक्ष जरूर एक जिम्मेदारी निभा रहा है कि अपने सारे काम छोड़कर, हालांकि आप इस टाइम देखिए हमारी फसलें मंडियों में पड़ी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन चाहे वहां से बारी बट्टे करके कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है, हर कोई बड़ी जिम्मेदारी से। और थोड़ा गर्मी को देखते हुए तो सुबह से जो आप बम्पर वोटिंग, हमें भी इतनी परसेंटेज की उम्मीद नहीं थी, पर ये जो 5-7% उम्मीद से भी ज्यादा वोटिंग हो रही है, ये इसीलिए है कि ये जिम्मेदारी तो पूरी करनी ही करनी है। तो इसलिए ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी निकल के आ रही है। अब इसमें देखना है कि जो बीजेपी ने अपना फॉर्मूला लगाया है कि इस जिम्मेदारी में से कैसे लोगों को भटका दें, बांट दें, वो किस प्रतिशत तक ये कामयाब हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, देखना है। पर कुछ वर्गों ने, जिनमें किसान वर्ग है, दलित वर्ग है, जो वर्ग कहने को शहरी है पर इनकी स्कीमों से बुरी तरह त्रस्त था, कसम से मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका किसान आंदोलन के प्रति भी रुख कोई बहुत सकारात्मक नहीं है, पर वो इनके प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, ऐसी तैसी स्कीमें ले आए जिससे आदमी को उलझा के रखना है। वो कहते हैं हम आज भी चाहे किसानों के साथ नहीं है, पर हम इस जो जिसको दिल नहीं है सरकार में, उस सरकार के हम खिलाफ हैं। तो ये उन्हीं लोगों का है जो आप असर देख रहे हैं। केदार सिरोही साहब, ये किसान आंदोलन क्या आज 5 अक्टूबर को, इससे पहले तो देखिए, इससे पहले तो किसान बैकफुट पर हर जगह पर, क्योंकि सरकार के पास तंत्र होता है, ढांचा है, सिस्टम है, पुलिस है, फोर्स है, किले हैं, काटी है जो सड़कों में लगा दिए, बोर्डर्स हैं जो खड़े कर दिए हैं। लेकिन आज क्या किसान आंदोलन ने सारी बाधाएं, सारे कील कांटे, सारे बोर्डर्स हटा दिए हैं? आज जो पोलिंग परसेंटेज है, इस पर किसान आंदोलन का कितना रिफ्लेक्शन, आप कितना असर देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो सांगा साहब ने कहा है, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि लोगों ने जिम्मेदारी ली थी और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। और ये किसान आंदोलन ही की देन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम तरह के फार्मूले हैं वो फेल हुए। उनको एक फार्मूले से चुनाव नहीं लड़ती है, वो पूरी तरीके के जो राजनीति के 7 से 9 फार्मूले होते हैं, श्याम दाम दंड भेद मृत्यु, तमाम तरह की जो एक वो 7 की लाइन है, वो पूरी तरीके से वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे बड़ा चीज उनके पास होता है पैसा, नेरेशन क्रिएट करना, ये तमाम चीजों से वो चुनाव लड़ती है। परंतु हरियाणा और नॉर्थ इंडिया में ये विशेषकर देखा गया है कि वहां के लोगों ने करारा जवाब सत्ता को दिया है, हमेशा दिया है। और जो आप बोल रहे हैं कि जितना सरकार ने कीले लगाई थी, रास्ते रोके थे, लोगों पे डंडे बरसाए थे, किसानों के बारे में जिस तरीके से नेगेटिव नरेशन, एक देश के अन्नदाता के खिलाफ जो नेगेटिव नरेशन क्रिएट करने का जो पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका हिसाब आज होना है। और भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, परंतु ये सोशल मीडिया उसके कंट्रोल में नहीं था। ये सोशल मीडिया तो आजाद है, इसकी चिड़िया आजाद थी और उसी की आवाज आज आप देख लीजिए, गांव गांव में हरियाणा की आवाज, पंजाब की आवाज, राजस्थान की आवाज, यूपी की आवाज हमारे मध्य प्रदेश में सुन सकते हैं आप। हमारे मध्य प्रदेश की किसानों की आवाज आप दूसरे राज्यों में सुन सकते हैं। तो ये जो किसान आंदोलन हुआ था, ये एक तरीके से किसानों को जो 13 महीने चला, पहली बार वाला जो पहला पार्ट था, तो उसमें क्या हुआ कि पूरे देश के जो किसान के प्रति सिंपैथी रखने वाले, किसानों के लिए लड़ने वाले और किसानों का भला चाहने वाले, इस वर्ग को एक साथ एकजुट पूरे देश में कर रखा है। उसी का परिणाम देखिए कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी अभी सरकार के खिलाफ अच्छे आंदोलन खड़े हो रहे हैं। तो ये जागरूकता आंदोलन से आई है। सरकार की तानाशाही को इतिहास में भी अगर किसी ने रोका है तो वो किसान और कमेरों ने रोका है। हरियाणा भी इसका इसी फार्मूले पे चलेगा और वो इस तानाशाही सरकार को रोक देगा। किसान और कमेरा की बात आई और एक बात कहा केदार सिरोही साहब ने कि जो पाप किया था, क्या जीएस मान साहब, पाप का कबूलनामा, चुनाव करीब, मतदान करीब आते आते भाजपा ने पाप का कबूलनामा भी कर लिया था। और वो पाप का कबूलनामा दरअसल मतदाताओं को छलने के लिए किया था और मतदाता इस बात को समझ गए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उदाहरण भी दे देता हूं। सुनीता दुग्गल सिरसा से, आप जहां बैठे हैं वहां से सांसद रही हुई हैं। इस बार उनको विधानसभा में उतारा गया है, सुनीता दुग्गल को। उनको एक गांव में, लाडो गांव शायद, अगर मुझे नाम दुरुस्त होगा, या हो सकता है गांव कोई और हो, क्योंकि इतने गांव हैं, हो सकता है मिस हुआ हो। तो उस गांव में वो गई थी अभी 2 दिन पहले, मतदान से बिल्कुल पहले, 2 दिन पहले की बात है। वहां पर किसानों ने, वो किसान मैं किसान संगठन का नाम भी एग्जैक्ट अगर मैं अभी मिल जाएगा तो आपको बता दूंगा इसी कार्यक्रम में,
किसानों ने ही उनको घेर लिया। और घेरा कैसे, मैं आपको ही बताऊं कैलाश सिरोही जी और संघा साहब। दरअसल उनका कार्यक्रम था, जिस रास्ते से आना था वहां पर किसान खड़े थे, उस किसान संगठन के तमाम मतलब दर्जनों किसान खड़े थे। वो मोहतरमा उन्होंने रास्ता बदल दिया और कच्चे रास्ते से निकल ली। 2 घंटे हो गए, जब किसानों को लगा कि ये आ क्यों नहीं रही हैं, तो किसानों के पास भी ऐसा थोड़ा कि खाली इन्हीं के पास एलआईयू है, उनका भी सूचना तंत्र मजबूत है। उनको पता चल गया कि कच्चा रास्ता पकड़ लिया है। किसानों ने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया और जा करके वहां पर उनको पकड़ लिया और कहा कि भाई एक लाइन बता दो, इसी पर तय होगा कि आप हमारे सवालों का जवाब दोगी कि नहीं, और कुछ हमें नहीं करना है, ना हम गुस्ताखी करेंगे, ना हम लोग बदतमीज भी नहीं है कि हम बदतमीजी करें, ये काम तो राजनेताओं का है। आप ये बताओ हमारे सवालों का जवाब दोगी कि नहीं। अब वो घिर गई थी, कहीं हाँ जी दूंगी। अब सोचिए मान साहब कितनी विकट स्थिति हुई। उनसे पहला सवाल किसानों ने कहा कि एक बात आप बताइए, जो शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर या जहां जहां भी किसान बैठे हैं, ये असली किसान है या नकली किसान है। ये सवाल सुनिए कितना गजब का घेरा। मैडम ने कहा कि जी असली किसान है, बिल्कुल नकली किसान नहीं, असली किसान। फिर दूसरा सवाल पूछा, ये बताइए कि इनको रोकना सही है या गलत। इनको इस तरीके से जैसे रोका गया, इनको रोकना सही है या गलत। जवाब दिया मैडम ने कि बहुत गलत है। भाजपा की प्रत्याशी हैं, भाजपा की सांसद रही हैं, जब 3 काले कानून बने थे तो संसद में बैठी थी वो भी जो है सरीके गुनाह थी। तो कहीं की नहीं, किस उनको रोकना गलत है। तीसरा सवाल किया उस 22 साल के बच्चे पर, किसान के बेटे पर, शुभकर्ण पर, कि शुभकर्ण की जो शहादत हुई उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जांच होगी होगी। तो कहा नहीं होगी छोड़िए, आगे क्या होगी, पीछे क्या हुआ, होनी चाहिए। तो बोला उन्होंने नहीं होनी चाहिए थी, जांच तो होनी चाहिए थी। ये 3 सवाल मैं बीजेपी के पापों का कबूलनामा मानता हूं, इससे बड़ा कबूलनामा नहीं होगा। और मैंने उस दिन कहा था कि अब आज की तारीख में सुनीता दुग्गल को मैदान में नहीं जाना चाहिए वोट मांगने के लिए। इसके बाद वो किस मुंह से वोट मांगेंगे जब मान लिया कि हम पापी हैं? तो मान साहब ये पाप के कबूलनामे, हम आपके इलाके की चर्चा आपसे करेंगे। इस पाप के कबूलनामे के बाद क्या रिएक्शन है, क्योंकि वहां पर तमाम क्षेत्रों में मेरी जानकारी में मत प्रत्याशियों को किसान नेता और किसान संगठन ढूंढते थे और ढूंढ करके उनको घेर रहे थे कि भाई अब आए हो तो जवाब दे के जाओ। तो आज जो मतदान हो रहा है, इस मतदान पर क्या असर है इस पाप के कबूलनामे का। जी आशीष जी, एक तो मेरी ये खुद की वोट है वो एलनाबाद हलके में पड़ती है, असेंबली हलके में, और बाकी फैमिली की सिरसा हलके में। और दोनों ही हलके जो हैं बहुत एक क्लोज्ड उनमें मैच हो रहा है, मतलब बहुत ही टफ कंपटीशन दोनों में चल रहा है। और पहले मैं अपनी फैमिली की वोट डलवा कर अभी अपनी वोट डालने के लिए 3 हलकों से होके निकलता हूँ। सिरसा, फिर रानी हल्का आता है, फिर एलनाबाद आता है। और थोड़ा बहुत माहौल देखिए, बहुत ज्यादा तो पूछताछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो मुझे प्रतीत हुआ, सुबह बहुत कुछ शांत था। अब इस वक्त बीजेपी और बीजेपी की भाईवाल चुनाव आयोग हाइपर मोड में है दोबारा। बीजेपी बहुत बैकफुट पे है और एक तरह से पराजित हुई बैठी लगती है। लेकिन ये दोनों देखिए, इलेक्शन कमीशन को किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये भाईवाल बने हुए हैं दोनों और हाइपर मोड में है। जहाँ इनके काफिले जाते हैं वहां पे सिक्योरिटी वाले भी न जाने कहाँ गौन हो जाते हैं। और वो गाड़ियां काफी सारी बीजेपी या सिरसा में आप कहें तो हलोपा है, जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया है, उनके उनके जो पूरा लाव लश्कर है वो बड़े मजे से घूम रहा है। लेकिन बात ये नहीं है जो आपने बात की। एक तो मैडम सुनीता दुग्गल HAU से पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी किसानी की पढ़ाई की है उन्होंने। और किसानी की पढ़ाई चाहे किसी ने किसी समुदाय से, किसी जाति से की हो, उस माहौल में पढ़ने के बाद ये तो नहीं कह सकते कि उन्हें पता नहीं कि किसानी क्या होती है और किसान कानून क्या थे, किसानों के मुद्दे क्या थे। तो जो उन्होंने स्वीकारनामा किया है वो उनका मुझे लगता है पर्सनल है। बीजेपी ने नहीं कबूलनामा किया। चाहे प्रधानमंत्री जी ने इतने लंबे अरसे के बाद भी यही कहा था कि हम किसानों को शायद समझा नहीं सके, उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा कि ये कानून गलत है।
और उसी प्रकार बीच में से जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, चाहे कंगना रनौत है, उनसे कुछ ना कुछ कहलवाते रहते हैं। यानी उस बात को वो जिंदा रखे हुए हैं, बैकफुट पे वो नहीं है। बैकफुट पे उन्हें किसने किया है? कांग्रेस ने नहीं किया है। उन्होंने जनता ने उन्हें बैकफुट पे किया। और जनता का बड़ा हिस्सा कौन? किसान समुदाय, जाट समुदाय। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि जाट की परिभाषा बदल गई है। संगा साहब मेरे से वाकिफ होंगे, पहले जाट का मतलब होता था जट सिख और जाट। अब किसान आंदोलन के बाद ऐसा नहीं है, वहां पे सभी थे। ये दो जातियां किसान आंदोलन नहीं चला सकती थी। वहां दलित वर्ग था, वहां बीसी थे, ओबीसी थे, वहां गांव से पीजेंट्री से जुड़े हर कोई व्यक्ति था। चाहे वो गांव में वेल्डिंग की दुकान हो सकती है, चाहे वो लेबर कर सकता है, जमीन वाला हो सकता है, बिना जमीन वाला हो सकता है। यानी कि ये जो जमात थी ये बहुत बड़ी हो चुकी है हरियाणा में। और बीजेपी के जो टैक्टिक्स हैं उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से, आपसी भाईचारे के माध्यम से बहुत अच्छे से, और उनके बिल्कुल जो एक हिंदी में बोलते हैं ना, तू डाल डाल में पात पात, उसके बराबर समझ रहे हैं। ये ठीक है कि हमारे पास कोई, किसानों के पास ऐसी पावर नहीं है जो एग्जीक्यूटेबल हो, लेकिन जमात का होना एक बहुत बड़ी पावर है। और ये जमात इस दफा निजाम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। उसमें देखिए, कांग्रेस में पहले फूट हुआ करती थी और कांग्रेस के नेता बोलते थे कि नहीं नहीं इसको वोट नहीं डालनी, और उसके पीछे लगने वाले, इस बार वो फैक्टर भी फेल हो रहा है। मतलब अगर वो नेता चाहते हैं कि इसको वोट नहीं डालनी तो इलेक्टोरेट इज फ्री, बोले नहीं हमारा कुछ उद्देश्य ही अलग है, जैसे संगा साहब ने बताया। ये मान साहब आपने जो कहा ना बिल्कुल दुरुस्त है। इस बार मतदाता नेताओं से नहीं पूछ रहा है कि हमको वोट किसको डालना है, वो खुद तय कर लिया है। नेता उनके पीछे पीछे घूम रहा है कि जी आप किधर कृपा दृष्टि कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए रिजल्ट्स क्या आएंगे ये नहीं पता है अभी। कम से कम हरियाणा एकजुट है, और इसमें खट्टर साहब ने बहुत बड़ी मेहरबानी की है। जब इन्होंने पोर्टल शुरू किए थे तो गांवों से शुरू किए थे, और गांवों में जो डिजिटल पोर्टल थे, हमारे शहर के मित्र कहते थे कि इतना मॉडर्नाइज आपको कर रहे हैं, आप पागल हो क्या? इस चीज को अडॉप्ट करने की बजाय विरोध कर रहे हैं। और खट्टर साहब ने फिर कहा नहीं ऐसा ठीक नहीं है, मैं शहर में प्रॉपर्टी आईडी बनाऊंगा, मैं पीपीपी बनाऊंगा। उससे शहर वाले किसान से भी ज्यादा दुखी हो गए। तो खट्टर साहब ने ये भी एक बहुत अच्छा मिलाप हमारा कर साहब ने दिया। तो हरियाणा के साथ जो किया है उसका सबसे बड़ा नमूना है कि नायब सिंह सैनी जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जब उन्होंने मतदान से 2 दिन पहले वो मशीन के साथ अपनी फोटो लगाई तो उसमें उन्होंने गुमनाम चेहरे लगा दिए। उन्होंने उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान की फोटो लगा दी और खट्टर साहब की फोटो उड़ा दी। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आज आपने क्योंकि किसान जोड़े हैं तो मैं वही बात करूंगा। देखिए खट्टर साहब हम किसानों पे तेजवीर सिंह साहब के पास चलेंगे। बिल्कुल, हम सभी एक छोटी सी बात कह देता हूँ, चलो नेक्स्ट में कहता हूँ, नेक्स्ट टर्न। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा एक टिप्पणी के लिए। तेजवीर जी के पास चलिए। मैं तेजवीर सिंह साहब के पास चलूंगा। तेजवीर जी अभी बचा हुआ है, 5 घंटे बचे हैं अभी, 5 घंटे, और अभी दोपहर होते होते ही आप लोगों ने पसीने छुड़ा दिए हैं। ये क्या पहले से प्लानिंग थी कि गांव में बम्पर मतदान होगा, या एकाएक सब अनप्लान्ड वे में चल रहा है? नमस्कार सभी को। पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि देरी से जुड़ने के लिए, मान साहब, केदार सरोही जी और आप सभी से। तो असल में क्या था कि मैं सफर कर रहा था, हम लगातार हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारी किसान यूनियन है, तो हम सभी जगह जाने थे कि हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव ये था कि इस दफा जो चुनाव हो वो शांतिपूर्ण हो। लेकिन सुबह से जैसे आपने देखी होंगी कि जो खासकर जो आजाद प्रत्याशी हैं तो वो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमें परेशान किया जा रहा है। तो वो वोटर को डिस्टर्ब करने वाली बात है, चाहे वो महम की घटना हो, चाहे वो जो जुलाना के अंदर किया गया है, चाहे वो सोनीपत के जो देवेंद्र कादियान वाला वाकया हुआ है, तो वो सब चीजें हैं। पर लेकिन जैसे आप सब लोग उत्साहित हो, खुशी है, लेकिन हम अभी भी ये मानते हैं कि बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट कहीं विपक्षी दलों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जैसा शुरू में लग रहा था, मतलब कि पहले 5 दिनों के अंदर जब चुनाव शुरू हुआ था कि 60+ होगा, तो मैं अभी भी उस बात पर नहीं हूं। मैं अभी भी 51, 52, 53 पर हूं। और शाम तक जैसे हमारी एक नीति थी
कि मैंने भी वीडियो डाल के वोट किया था कि पिछले जो परिणाम जो मतलब के सही नहीं आए थे, जो रिजल्ट सही नहीं आया था, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर था कि जो चुनाव के अंदर वोट परसेंटेज गिरा था वो गांव के अंदर भी गिरा था, और विपक्षी दलों ने इसकी अच्छे से स्टडी की थी और उस पर काम भी किया उन्होंने कि हमें गांव के अंदर परसेंटेज बढ़ाना था। कि जैसे मेरा गांव है, कि मेरा खुद का गांव अम्बाड़ा के अंदर सबसे बड़ा गांव आता है, 4000 वोट बैंक है। तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके अंदर सिर्फ 2300 पोल हुए थे और 1100 पोल मतलब कि इंडिया अलायंस को चला गया था। तो अभी जो बच्चों का टारगेट था, जो लोग बूथ पर बैठे थे, कि उनका टारगेट था कि हमें 3500 वोट करना ही करना है। तो उसके लिए क्या था कि मैंने सुबह लगभग 7:30 बजे मैंने वोट किया है अपने बूथ के ऊपर, और लगभग 50 आदमियों के लिए एक लाइन लगी हुई थी। तब उन सभी लोगों ने हमें नाश्ता दिया कि आप पहले वोट कर लो। तो मेरे गांव के अंदर 6 बूथ थे, तो 6 बूथों के ऊपर अगर देखा जाए तो 50-50 लेडीज और जो मतलब के हमारे साथी थे, नौजवान थे, वो खड़े थे जो वोट करने के लिए आए थे। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा कोई नियम या कायदा है कि हम लोग मोबाइल फोन अंदर लेकर नहीं जा सकते? क्योंकि मेरी वहां एक छोटी सी बहस हुई है, अभी तक मैंने वो ट्वीट नहीं किया है क्योंकि मैं उलझा हुआ था सभी जगह पे। उन्होंने मुझे स्पेशल आकर रोका कि आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। जब मैंने उनसे मांगा कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन से, तब वो बल्कि बिल्कुल हाथ से भागे, वो रिक्वेस्ट करने लगे, कहते कि नहीं वो डाल देते थे। क्या हुआ था कि लास्ट टाइम पे जब बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं किया था तो कुछ वीडियोस वायरल हुए थे कि गाँव की तरफ से ऐसे करके निशान दिखाते थे वो, और फिर वो एक इशारा करते थे कि नहीं हमने इंडिया अलायंस को वोट कर दिया या किसी और विपक्षी पार्टी को वोट कर दिया। तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब कि खासकर जो बड़े चेहरे थे, कि मेरे गांव से 3 लोग थे कि मैं सबसे पहले वोट करने गया, तो वो हर चीज को टारगेट करते थे कि कितने लोगों से बात करता हूँ मैं, कहाँ खड़ा। तो मुझे रिक्वेस्ट करके बोले, कहते जी नहीं आप पहले, मैंने कहा जी मुझे आप नोटिफिकेशन लगा दो। तो उन्होंने सीआरपीएफ के जवान लगा दिए मेरे आगे पे, आप वोट करने नहीं जा सकते। वो वीडियो मेरे पास है अभी। तो हम चाहते हैं कि शांत में चुनाव हो जाए, लेकिन ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। पर इस बार का जो चुनाव है ये भी आपको मानना होगा कि जो आरएसएस की माइक्रो मैनेजमेंट जो 3 तक के अंदर हुई है, बल्कि जो नाराजगी थी आरएसएस की हरियाणा के अंदर, तो उसके अंदर सीधा सीधा एक चीज गई है कि उन्होंने छोटे दल बनाकर, बल्कि छोटे गुट बनाकर उन्होंने अपने जो शहर का वोट बैंक है उसको बचाने की कोशिश की है। लेकिन सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि गांव के अंदर जो अदर कास्ट वोट है, जो एससी-बीसी वोट है, वो भी साइलेंट है। बल्कि इतना हम स्पष्टता से नहीं कह सकते, वो इतना मुखर होकर नहीं आया जितना मुखर होकर वो 5 दिन पहले था। हाँ ठीक है, इन्होंने अशोक तंवर को ले लिया, सैलजों को सेट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो कोर वोट होता था कांग्रेस पार्टी का, वो एससी-बीसी होता था, वो जाट या किसान नहीं होता था। क्योंकि और अगर हमारा सिख वोट का लगाए तो लगभग 40 साल के बाद सिख वोट मतलब के किसी पार्टी को चेंज करके कांग्रेस को वोट करने जा रहा था। क्योंकि जो आईएनएलडी होती थी तब सीधी टक्कर में आईएनएलडी एंड वर्सेस कांग्रेस होता था, तब आईएनएलडी को लगता था कि ये तो हमारा परंपरागत वोट बैंक है, ये तो हमारा कहीं भी नहीं जाएगा, ये तो हमारे पास ही नहीं आएगा, सिख मुझे नहीं वोट डालेंगे तो कहाँ वोट डालेंगे। पर अब की बार जैसा मतलब कि 8 तारीख की जो किसान पंचायत, जो सिखों की पंचायत हुई करनाल के अंदर, उसके बाद जो असर डलता चला गया, तो वो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन की टीस थी, जो कंगना ने अल्फाज यूज किए, जो मतलब कि जाखड़ का एकदम से बोलना कि इन्होंने पंजाब को नहीं समझा है, फिर जथेदार साहब का यहाँ पर आकर बयान देना कि जो सिखों को नहीं मानेगा, जो सिखों की कदर नहीं करेगा, और जो राहुल गांधी का मतलब कि वो मिनोरिटी के लिए बयान देना है अमेरिका में, वो कहीं ना कहीं सिख वोट में और सिख बेल्ट में वो असर बड़ा डाला। ये कुल मिला जुला करके बहुत, लेकिन कुछ तेजवीर सिंह साहब ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं, और ये सवाल तेजवीर सिंह साहब से पहले इसके संकेत मान साहब ने दिए थे। मान साहब ने इसके संकेत दिए थे, और मैं पहले इस बार मान साहब के पास इसलिए आऊंगा क्योंकि उन संकेतों को जरा हम खुल के समझ लें। उन्होंने कहा था कि मैं जब अभी निकला हूं तो राजीव कुमार का आयोग और भाजपा ये दोपहर होते होते थोड़ा ज्यादा रफ्तार में थे। मान साहब क्या ये मामला, जरा खोल दीजिए बात, बिल्कुल खोल दीजिए। क्या कर रहे हैं ये राजीव कुमार का आयोग, क्या कर रहा है? इसको पूरा देश जानता है कि ये बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं देश की नौकरी के बजाय, लेकिन खुल के आना चाहिए। म्यूट है आप, मान साहब म्यूट हैं। जी, आयोग मैंने जैसे आपसे कहा हैंड्स इन ग्लव दिख रहा है। देखिए वो पहले मुझे लग रहा था बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है कि जो
इलेक्शन मैनेजमेंट है, घर घर पर्चियां पहुंचाई हैं वगैरह वगैरह, ताकि किसी को किसी के बैनर के नीचे जाके अपना नाम इत्यादि ना लेना पड़े, वो बातें ठीक हैं। और लेकिन जो असली काम था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, विजिलेंस, जो उनको विजिलेंट रहना है कि इक्वालिटी सब जगह प्रिवेल कर रही है या नहीं। अब ये तो चलो आप कांग्रेस को भी स्ट्रांग पार्टी मान लीजिए, आप बीजेपी को स्ट्रांग से भी स्ट्रांग मान लीजिए, और भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं जो जिनके पास ना धन है, ना बल है, ना मैन पावर है, उनका भी तो अधिकार बनता है कि उनके साथ भी एक फेयर ट्रीटमेंट मिले, कि अगर कोई बहुत कुछ वहां हो रहा है तो वो बेचारे, अगर उनके पास कुछ भी वोट है तो वो आराम से फेयरली वोट डलवा सके। तो इलेक्शन कमीशन बहुत जगह मुझे ऐसा लगा कि आंखें मूंदता है एक पार्टी के लिए, और एक पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन ही नहीं, आप देखिए राम रहीम जी को जो अभी तो फिर से पैरोल मिली, उसका फायदा होगा नहीं होगा वो अलग विषय है, वो सभी कानूनों को तोड़ करके रखी गई, और उनके लिए 2022 में नया कानून ही बना दिया कि जो एक इमरजेंसी रीजंस थे वो क्लॉज ही हटा दी गई। तो ये क्या है, ये अपरेंट है। और अब जैसे मैं घूम करके आया हूँ, सुबह सब कुछ साइलेंट था, अब जहां पर भी मौजूदा सरकार के बूथ हैं वहां पे बहुत भीड़ भाड़ है। ऐसा नहीं है कि वो अभी 3-4 दिन पहला संगा जी भी कह रहे थे कि दे आर नॉट पॉपुलर, आपने भी बताया कि सुनीता दुग्गल का विरोध हो रहा है, और अभी वहां देखें तो वो वहां सब कुछ बड़े खुले से चल रहा है, चाहे जो भी कुछ चल रहा हो, वहां पे क्या पक रहा है ये तो नहीं पता, क्योंकि इतना भी हम इनसाइड नहीं जा सकते। लेकिन डेफिनेटली बीजेपी ने, जैसे आपने माइक्रो मैनेजमेंट कहा, माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है पोल का, ये जानते हुए भी कि उनकी जीत इस दफा बहुत कठिन है, लेकिन वो तिनका तिनका करके इकट्ठा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। यानी कि वरना तो क्या होता है कि कुछ लोग अपनी थोड़ी हार मानते हैं तो वो मैदान छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये इस बार भी हर तरह का जो हथकंडा है उसे उसे यूज किए हैं, चाहे पीछे जो प्रकरण हुआ था शैलजा जी का, उसको कितना उठाया गया, हालांकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उसको काउंटर किया, राहुल गांधी ने उसे भांपा, और तुरंत अशोक तंवर जो पहले से ही आने को तैयार थे उन्हें वो कांग्रेस में ले गए। उसके बाद बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है, इस बार 400 पार की बात भी नहीं है, 75 पार की बात भी नहीं है। तो ये जो एक साइलेंस थी, इसमें लगता था कि कुछ तो इसके अंदर हो रहा है, इतनी साइलेंट ये पार्टी हो नहीं सकती जो इतनी वोकल है। और वोकल में अब यही लग रहा है कि ये हर तरह से पोल को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत से लोगों ने कहा भी कि जो शाम को जब पोलिंग समाप्त होगी, अब पिछली बार आपने देखा लोकसभा में कितनी डिले के बाद आपके पास आंकड़े आए, ऐसा तो तब भी नहीं होता था जब मैनुअल काउंटिंग होती थी, अब तो डिजिटल काउंटिंग है। तो वो क्यों हुआ ऐसा, पोस्टल वोट से क्या हुआ, और आर्मी वोट से तो क्या होता है वो आपको पता ही है कि वो किस तरह से ठप्पे लगाए जाते हैं। तो ये चीजें कैंडिडेट्स के लिए भी जरूरी है कि वो अपना जो फॉर्म 17C है उसका नाम शायद, वो बिल्कुल बकायदा शाम मैं वही को बोलने वाला था, जिम्मेवारी से कलेक्ट करें, ताकि उसको आप हेर फेर नहीं कर सकते। इसमें हमारे एकदम शायद किसान भाइयों को भी जरूरत है विजिलेंट रहने की, अगर क्योंकि जिनकी ड्यूटी है विजिलेंट रहने की वो विजिलेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो हमें खुद रहना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू दैट शुड बी टेकन इनटू व्यू। शाम को थक जाते हैं सब लोग, बोलते चलो इलेक्शन हो गई, सब डल गई, चलो घर चलो। नहीं नहीं नहीं, वो समय घर जाने का नहीं है। हम 2 दिन से मान साहब ये चला रहे हैं, ये 17C अधिकार है, जितने पोलिंग एजेंट हैं 17C प्रिजाइडिंग अफसर से, रिटर्न जो पोलिंग अफसर से उससे साइन करवा करके जरूर लें, ये आपका अधिकार है और उसको देना जिम्मेदारी है उसकी। ये ऐसा नहीं है कि वो मना कर दे, उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं देता है तो आप रिपोर्ट करें और तत्काल लीजिए, साइन करवा के तत्काल लीजिए। यही 8 तारीख को आपको बचाएगा बेईमानी से। इस दौर में जहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया पर संदेह इतना गहरा चुका है, उस दौर में सतर्क रहना ही एकमात्र उपाय है। इसी पे मैं टिप्पणी करूंगा, जहां इन्होंने स्वीप चलाई और कहा कि आप अधिक से अधिक वोट करें, क्या इलेक्शन कमीशन ने कहीं किसी को पब्लिकली अवेयर किया कि आप 17C भी लेकर के जाइए? और पार्टीज भी नहीं कर पाई हैं, कांग्रेस भी नहीं बता पाई है। और ये तो मुझे लगता है ये बीड़ा भी किसानों को ही उठाना पड़ेगा कि भाई अपना फॉर्म उतों लेके चले करे पहले ना तोड़ हो जाएगा। मान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, किसानों को उठाना पड़ेगा। और हमने तो
बतौर पत्रकार जो हम कर सकते हैं, हमने ये उठा रखा है पिछले 3 दिन से। हमने एक पूरा एपिसोड सिर्फ 70-80 पे किया कि ये फॉर्म अगर आपने ले लिया तो आपकी चुनावी प्रक्रिया में बेईमानी की गुंजाइश करीब करीब खत्म हो जाएगी और देश में सिर्फ 40 पोस्टल वोट्स वगैरह पे रह जाएगी, बाकी इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए चलता हूं। मैं एक अपडेट दे दूं, 12 बजे तक के पोलिंग परसेंटेज मेरे सामने आ चुके हैं। 12 बजे तक 30% करीब मतदान हुआ है, जिसमें कुछ इलाकों में बहुत बम्पर मतदान। कैथल में 37% से ज्यादा, पानीपत में 36 से ज्यादा। ये जीटी रोड बेल्ट देखिए, जीटी रोड बेल्ट, ये जीटी रोड बेल्ट कहीं 80% तो नहीं पहुंचेगा, और अगर पहुंच गया तो मैं बार बार सारे संदेह, तेजवीर जी का संदेह, हमारे जो है मान साहब का संदेह, सबकी आशंकाएं ये अपनी जगह पर जायज हैं, लेकिन जब जनता चुनाव लड़ती है तो कोई राजीव कुमार, कोई हथकंडा, ये सब हथकंडे सब फेल हो जाते हैं। ये सब के सब डंपिंग यार्ड में चले जाते हैं। देश की जनता से बड़ा कोई खुद को समझ ले, वो उसकी सबसे बड़ी खुशफहमी होती है। और जनता जब ठान लेती है ना, यही तो मैं समझने के लिए आप लोग को बैठाया हूं कि जनता ने क्या ठाना है। मैं केदार सिरोही जी के पास चलूंगा और फिर इस चर्चा के अंत में एक एक टिप्पणी संगा साहब से और तेजवीर भाई साहब से लूंगा। केदार सिरोही जी, पोलिंग परसेंटेज आपको मैंने बता दिया। बम्पर मतदान कुछ इलाकों में तो हो रहा है, जींद में, पानीपत में, कैथल में, यमुनानगर में। यमुनानगर 37 पार है, भिवानी 33 पार, चरखी दादरी 30 पार, मेवात 33 पार। ये इलाके बम्पर मतदान वाले इलाके हैं। अब इन आशंकाओं के बीच, क्या जो आशंकाएं मान साहब और तेजवीर जी ने बताई हैं, ये आशंकाएं जायज हैं, लेकिन क्या जनता की इस ताकत के सामने कोई भी खेल टिक पाएगा? किसान आंदोलन की ताकत के सामने कोई खेल टिकेगा? देखिए, मान साहब ने एक बात कही थी, मैं उसी को ही दोहरा देता हूँ कि वो डाल है तो ये हरियाणा के किसान जो है वो पात है, तो उनके यहाँ फार्मूले नहीं चलेंगे, क्योंकि हरियाणा और जो पंजाब और ये वाला बेल्ट जो है वो पॉलिटिकली बहुत मेच्योर बेल्ट है। वो सारे दाव पेच जानते हैं। ये जो बहुत ज्यादा रिमोट स्टेट है, उस जगह पर इनके खेल इस तरीके के ज्यादा चले। यहाँ देखिएगा 17 सी शाम को किसान, वाक्य में जो मान साहब ने कहा, यहाँ तो कांग्रेस को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं देंगे। किसान नेता और किसान के अगुवा जो है वो खुद फॉर्म 17 लेके आपको सामने खड़े दिखेंगे, और वो इसकी ज्यादा मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जिम्मेदारी से चुनाव लड़ रही है। जनता जिम्मेदारी से चुनाव लड़ती है तो बाकी जितने गैर जिम्मेदार हैं सबको ठिकाने लगा देती है। संगा साहब, बस फाइनल टिप्पणी आपकी क्या? आखिर में संदेश लूंगा, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि संदेश चलते चलते अभी 5 घंटे का वक्त है किसानों के लिए। देखिए, मैं तेजवीर जी से बड़ा प्रभावित हुआ। वो मतदान सुबह 7 बजे किए और उसके बाद से निकल चुके हैं मैदान में। तेजवीर सिंह साहब, इस मामले में मैं सैल्यूट करता हूं उनको। संगा साहब, संदेश फाइनल। आशीष जी, देखिए, सारी टिप्पणियों से जो बात निकल के आई है, जनता, जैसे मैंने पहली टिप्पणी में भी कहा था कि एक तो है जो हर 10, 15, 20 साल बाद एक पब्लिक का चुनाव आता है, जिसमें पब्लिक अपने मुद्दे उठाती है, नेता भी पीछे रह जाता है, मैनेजमेंट भी पीछे रह जाती है। लेकिन एक बात मान के चलिए, कांग्रेस या विपक्ष जो भी है वो चुनाव लड़ रहा है सेंटीमेंट पे, मुद्दों पे। इस पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है कैलकुलेटर पे। आज से नहीं, पहले दिन से किस सीट पे कितना वोट है। एक्चुअली पांचों कैंडिडेट, कई सीटें ऐसी हैं जो कि पांचों के पांचों कैंडिडेट ही बीजेपी के लड़ रहे हैं। उसको कहाँ लड़ना है, कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सब मैनेज होके हो रहा है। तो जो तेजवीर सिंह जी हैं, बड़े भाई साहब हैं, उनका ये फोकस बड़ा क्लियर है। उनका जो उनको खदशा है इस बात का कि ये कितने परसेंट लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 65, 70, आज वो उसको 50, 52, 53 कह रहे हैं, ये फियर्स, ये एप्रीहेंशंस जायज भी हैं। क्योंकि कई बार हम जानते हैं इमोशन से बड़ा कैलकुलेटर निकल जाता है, लेकिन ये सारे फॉर्मूले धरे के धरे रह जाते हैं जब वो एक वेव वाला इलेक्शन आता है। तो ये अगर वो वेव वाला, जो कि अभी तक साबित हो रहा है, और आपने जिन इलाकों के नाम लिए हैं, ये वो इलाके हैं जहां जहां आंदोलन को भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिली थी, आंदोलन भी मजबूत हुआ था। तो ये, अब जैसे जींद देश है, हम तो अपनी कॉमन भाषा में जींद देश बोलते हैं कि जींद देश से कहानी शुरू होती है।
तो जींद की जो वहां पे टर्नआउट आ रहा है, हमारा एरिया जो बागड़ का एरिया है, चौटाला एक तरह से मेरा ननिहाल है, मैं संग्रिय का हूँ, मेरा ननिहाल, तो चौटाला में ही जन्म बड़े और पड़े हुए, वहां पर आज तक इस परिवार के सामने किसी ने कम से कम सवाल तो नहीं किए थे। कभी हरवा दिया, जितवा दिया, वो एक अलग मैटर है, पर कोई सोचे कि बिल्लू को सामने बिठाकर, अभय सिंह को सामने बिठाकर आप उससे सवाल पूछ लेंगे, उसे कोका कोला की सिप नहीं लेने देंगे, उसको भुजिया नहीं उठाया जाएगा उससे, ये कभी नहीं हुआ था। हो सकता है वो अपनी सीट निकाल दें, पुराने परिवार है, लोगों के संबंध हमारे इस इलाके में, बागड़ एक तरह का यूनिक एरिया है, यहाँ संबंध बहुत मैटर करते हैं। आपका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, पारिवारिक संबंध बहुत मैटर करते हैं। पर वे सब भी, जब देवीलाल जी 80-85 सीटें जीत गए थे तब भी किसी की गणित ने काम नहीं किया था, जब 2014 में मोदी जी जीते तब भी कोई गणित ने काम नहीं किया था। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये किसानों की, और जो मान साहब ने बता दिया, जाट जट का तो शब्द ही बदल गया है। वो जो बड़े लेवल पे फोरमों में हम बात करते हैं कि अब वर्गों को और जातियों को भी दो ही वर्गों में रखना, जो किसान, कमेरा, कमाऊ है वो एक वर्ग हो गया है, और एक जो लुटेरा है वो एक वर्ग हो गया है। तो शायद वो इलेक्शन में जमीन पे मैनिफेस्ट होगा इस बार कि जो जट है, जैसे पंजाब में बात, जो कौन है, वो बामण जट है। वो बामण जट क्यों है कि वो खेती करता है पर वो है बामण जाति से। तो ये फैक्टर इस बार आपको हरियाणा में बहुत ज्यादा दिखेगा। और बाकी खट्टर साहब की इन्होंने देन बताई दी कि जो उन्होंने हर घर वाले को, हर पीड़ित को अपने एक एक बेनिफिट लेने के लिए मजबूर कर दिया इस चक्रव्यूह में, अपनी सरकारी स्कीमों में। तो मुझे लगता है उस सब के बाद, ये सारे फियर्स, सारी हमारी एप्रीहेंशंस के बावजूद, ये जो एक ओवरराइडिंग इमोशन है, ओवरराइडिंग सेंटिमेंट है, शायद वो भारी पड़ जाएगा और जो जनता है वो जीत जाएगी, बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। अब इसमें किसनी कौन जीतता है वो देखा जाएगा। चलिए, फाइनल कमेंट तेजवीर सिंह साहब, बहुत बढ़िया कोटेशन दिया है, मैं आगे लिखूंगा आज, और आज मतदान में लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करूंगा कि किसान, कमाऊ और कमेरा वर्सेज लुटेरा, कौन जीतेगा हरियाणा का चुनाव, लुटेरा या किसान, कमाऊ और कमेरा? निश्चय ही मतलब कि किसान कमेरा जीतेगा इसके अंदर। पर मैं देखो, संघा साहब भी और केदार जी भी, मान साहब मुझे नहीं जानते निजी तौर पर, मैं कभी भी मतलब कि उत्साहित नहीं होता हूँ इन परिणामों से। लेकिन क्या है कि जैसे इलेक्शन चलता रहा, एक दफा ऐसा चुनाव था कि 5 से 7 सीटें आईएनएलडी ले रही थी, लेकिन गोपाल कांडा का बयान आ जाता है और वो सिमट के 2 या 3 सीटों पे सिमट जाता है चुनाव। ये बिल्कुल तय है कि जनता वर्सेस बीजेपी और आरएसएस है। लेकिन ये भी तय है कि कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हारने के लिए अपनी। उन्होंने वो हर चीज, हर हथकंडा अपनाया अपनी लड़ाई के अंदर के 45 से ऊपर सीटें ना आए। ये जो एक मतलब कि मैं आपको बहुत खुलकर बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़े नेता है, वो उन्होंने लीज पर ले रखी है। राजस्थान के एक बड़े नेता है जिन्होंने लीज पर ले रखी है। ऐसे हरियाणा के एक नेता है जिन्होंने कांग्रेस को लीज पर ले रखा है। वो उसके अंदर मक्की बोए, वो उसके अंदर सरसों लगाएं, वो उसके अंदर धान लगाएं, वो कुछ भी लगाएं। पर लेकिन जनता जब मन बना चुकी होती है, जो जनता मन बनाने के बाद और उस गहराई को मापने का काम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों ने किया है। क्योंकि वो जो मतलब 40 पे सिमट रहा था, तो उसको वापस 51-52 पर लेकर जाना। क्योंकि अभी आप अगर लास्ट रैली देखोगे जो अहीरवाल बेल्ट के अंदर बिल्कुल महेंद्रगढ़ के अंदर की है, तो उसके अंदर उन्होंने संदेश दिया है कि जहां पर जो मतलब के नुकसान हिसार और सरसा बेल्ट में हो रहा था, उसकी भरपाई उन्होंने अहीरवाल बेल्ट से की है। क्योंकि वहां पे किसानी मुद्दा नहीं था, वहां पे अग्निवीर का बड़ा मुद्दा था, और उसी अग्निवीर मुद्दे को उन्होंने अच्छे से बुनाया है वहां पर। और वहां पर वो चेहरे उन्होंने दिखाए मंच के ऊपर से जो अहीरवाल को रिप्रेजेंट करते थे। अब चाहे वो राव इंद्रजीत का गढ़ तोड़ने वाली बात हो, तो वो जो गढ़ टूटा है, और जो ये सब मतलब कि मैनेजमेंट लास्ट के टाइम पे आके इन्होंने, फिर प्रियंका जी एक दूसरे छोर से, एक पंचकुला के नारायणगढ़ के छोर से शुरू होकर मतलब कि मिड तक कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी तक आती है यात्रा, फिर वो जो बहादुरगढ़ से सोनीपत गोहाना होते हुए जाट बेल्ट को भूनने की कोशिश, तो कांग्रेस ने अंतिम टाइम तक आते, और ये सीधा मतलब कि एक वन फेस चुनाव ना होकर सीधा कांग्रेस का चुनाव लगे। अंत तक आते आते छोटी पार्टियां मुखर हो चुकी थी, वो बिल्कुल उनका जो विरोध था वो होना शुरू हो गया था, और ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया। पर लेकिन अभी भी जो मेरा आंकलन है कि जैसे
सावित्री जिंदल है, या फिर जो सोनीपत की सीट है, जो देवेंद्र कादियान वाली सीट है, जो महम सीट है, जो अम्बाड़ा कैंट जो मेरी खुद की सीट है, वहां पर एजाज प्रत्याशी कुछ खेला कर सकते हैं। अच्छा, पर लेकिन निश्चय ही हम ये चाहेंगे भी और आशा भी करते हैं कि प्रगति ने जैसा सोचा है कि वो जो जुल्मी है वो हारे और तानाशाह सरकार यहाँ से हरियाणा से उसका पीछा छूटे। धन्यवाद। तेजवीर सिंह साहब, एक बात के लिए फिर मैं आपको पहली बार सैल्यूट किया था। बहुत सारे पत्रकार इतना माइन्यूट एनालिसिस पॉलिटिक्स का नहीं कर पाते हैं आज के दौर के पत्रकार, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, वो किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। और आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लेता हूं लीज वालों का। कमलनाथ जीता हुआ चुनाव बेच दिया था थाली में, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का बेच दिया, कांग्रेस को बेचा भाजपा के हाथों, जीत बेच दी। अशोक गहलोत राजस्थान, जिसके नाम से जिसको आप बोल रहे थे, वो लीज पे ले रखा। और यहाँ पर वही जो मुख्यमंत्री खेल रहे हैं और जिनकी इच्छा है कि 45, 46, 47 पे रुक जाए ताकि कोई खतरा न रहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, वो आशीष जी, आशीष जी, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हम आग का दरिया है, तैर कर जाना है। तो हमने एक पूरे एक मतलब कि एक दड़े को अपना दुश्मन बना रखा है, दूसरा हमारा बनने के लिए तैयार है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चुनाव के अंदर से पहले भी केदार जी बैठे हैं, संगा जी बैठे हैं, कि मैंने लोकसभा में भी 240 लिख के दिया था और हमने राजस्थान का भी लिख के दिया था। तो लेकिन हम जैसे लोगों को इस बात का है कि ग्राउंड पे लड़ने वाली अलग अलग मंशा होती है। जो ऊपर बैठे हैं, जो दिल्ली की लुटियांस गली है, जो 4 किलोमीटर का एरिया, वो सारा एक ही है, चाहे वो कोई भी हो। गंगाधर ही शक्तिमान है, बस। धन्यवाद। दोस्तों, आपने दुरुस्त कहा। लोकसभा चुनाव में हम भी इकलौते उसमें से थे, गिने चुने 1-2 लोगों में से, जिन्होंने कहा था कि 230, 235 से ऊपर नहीं जा रही। और बहुत लोगों ने उस दौर में शर्त लगाया था, अयोध्या हारेगी, ये भी उस समय हमने कहा था। खैर, लेकिन एक चीज है जो बात जिससे सभी लोग, सारे पैनलिस्ट हमारे सहमत हैं, और मैं भी उस बात से जो है इत्तेफाक रखता हूं कि जब जनता चुनाव लड़ती है तो जो खेल करने वाले होते हैं ना कि 45 पर रुके, 47 पर रुके, उनके खेल चलते नहीं है, क्योंकि फिर वो जनता सुनती नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, रोकना है, इसको निपटा देना है। वो कहते हैं यार, तो इसको निपटाने के चक्कर में हम उसको क्यों वोट देंगे? अगर तुम्हारे निपटाने के चक्कर में हम भाजपा को वोट क्यों देंगे? यानी पाप हमसे करवाओगे। तुम्हारे निपटाने के चक्कर में हम पाप नहीं करेंगे। ये पाप वाला जो भाव है ना, जब जनता चुनाव लड़ती है तो यही होता है। और इस बार हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है। एक बार फिर मैं ये बात कर रहा हूं और चलते चलते एक अपील करता हूं, बचे खुचे जो भी घर में बैठे हो, आप लोग निकल पड़ो, रिकॉर्ड तोड़ दो, हरियाणा का सारा रिकॉर्ड तोड़ दो। इस देश का लोकतंत्र आपसे चाहता है कि आप उसके सामने एक आदर्श पेश कर दो। और यकीन मानिए, अगर हरियाणा ने लोकसभा चुनाव के बाद बहुत लोगों को निराशा हासिल हुई 240 के बाद भी, लेकिन यकीन कर लीजिए, अगर हरियाणा ने इतिहास लिख दिया, एक लकीर खींच दी, तो इसके बाद महाराष्ट्र है, झारखंड है, दिल्ली है, बिहार है, हिल जाएगी सत्ता। ये तख्त हिल जाएगा, और तख्त हिल नहीं जाएगा, तख्त बदल जाएगा। ये भी आप यकीन करिएगा, तख्त बदल जाएगा। ये हमारे राजनीतिक विश्लेषण, हम भविष्यवक्ता नहीं है भाई, भविष्यवक्ता नहीं है। ये राजनीतिक विश्लेषण जो हमें समझ में आता है कि इतने चुनाव के बाद क्या हो सकता है। इजाजत दीजिए, मतदान कीजिए, जमकर मतदान कीजिए। ये अपील मैं तेजवीर सिंह साहब से, संघा साहब की तरफ से, सिरोही साहब की तरफ से और मान साहब की तरफ से। और 17 सी जरूर कलेक्ट कीजिए। 17 सी फॉर्म, आखिर में सभी पोलिंग एजेंट 17 सी फॉर्म चेक करेंगे। खाली लेना नहीं है, चेक करिएगा। बता दूं क्या क्या होता है उस पे। मशीन का सीरियल नंबर होता है, मशीन का सीरियल नंबर मिला लीजिएगा। ये नहीं कि फॉर्म 17C पे कुछ और लिखा है, मशीन पे कुछ और। मशीन का सीरियल नंबर देखिए, 17C का सीरियल नंबर देखिए, मिला लीजिए। फिर मतदाताओं की कुल संख्या, कितने मतदाताओं ने मतदान किया, मशीन में क्या शो कर रहा है, मशीन बता देती है कितना वोट पड़ा है, मशीन कितना शो कर रही है और 17C में कितना लिखा है, मिला लीजिए। ये सब मिलाने के बाद दस्तखत होंगे और उसके बाद आप उसकी कॉपी ले लीजिएगा। 17C जरूर लीजिएगा। आखिर में यही अपील है। इजाजत दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तेजवीर सिंह साहब धन्यवाद, संगा साहब धन्यवाद, सिरोही साहब और मान साहब धन्यवाद आपका। नमस्कार।